रामचंद्रन जी वरिष्ठ पत्रकार ही नहीं है बल्कि हम सब के लिए फील्ड में मिलकर हमें प्रोत्साहित करने वाले वो शख्स हैं जिनको मैं अब आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा इनका प्रोफाइल और फिर रामचंद्रन जी के सामने रखेंगे सवाल। 35 साल के पत्रकारिता करियर में टी.आर. रामचंद्रन ने देश के हर पहलू को कवर किया है। टी.आर. अभी तक आनंद बाजार पत्रिका, द टेलीग्राफ, द हिंदू और फ्रंटलाइन के साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा कई अखबारों और पत्रिकाओं में उनके लेख छप चुके हैं। टीवी डिबेट्स के भी ये जाने माने चेहरे हैं। तो सबसे पहले कितने नंबर्स दे रहे हैं? शुरू करिए सर। देखिए, बीजेपी को मेरे ख्याल में अपने आप में मेजॉरिटी मिलते हुए मुझे नहीं दिखता, पर वो उसके नज़दीक ज़रूर पहुंचेंगे और सरकार बीजेपी एनडीए तो ज़रूर बनाएगी। वो मेरे ख्याल में मैं 300 या 310 के बीच में उनको दूंगा। 300 से 310 सीटें एनडीए को ओवरऑल नंबर्स। और अगर दूसरा सवाल हम आपसे पूछें, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जाहिर सी बात है 300-310 से तो उसके पास शायद कोई विकल्प बचता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री। एग्जैक्टली, नरेंद्र मोदी। और तीसरा सवाल आपके सामने रखें। एक बार ग्राफिक के जरिए देख लें कि क्या प्रतिशत इन्होंने सभी लोगों को दिया है, क्योंकि हमने बात करी है 4 चेहरों की यहाँ पर। तो ग्राफिक के जरिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि वो प्रतिशत क्या दिया है रामचंद्रन साहब ने। नरेंद्र मोदी को 70% उन्होंने दिए हैं। 70% देने का कारण सर क्यों? क्योंकि वही एक सबसे बड़ा चेहरा है इन चुनाव के अंदर। आप अपना कारण भी बता सकते हैं। देखिए, एक वही चेहरा था जो अपने आप को प्रेजेंट कर सके लोगों के सामने, और लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी पिछले 5 साल में इतनी बढ़ गई। आप कहीं पर भी बात करिए तो आम जनता ये कहती थी कि जी वोट हमारा नरेंद्र मोदी साहब के लिए है। 5 साल में उन्होंने काम कर दिखाया है, हमारी अभी और आशाएं हैं और हम चाहते हैं कि उनको 5 साल का और मौका देना चाहिए। आपका क्या असेसमेंट है? क्या वाकई उन्होंने काम करके दिखाया है इन 5 सालों के दौरान? देखिए, उनके अचीवमेंट्स ज़रूर हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ये है कि कुछ जगहों पे उनकी वीकनेसेस भी बहुत नज़र आई हैं। तो आखिरकार आप नेता बनेंगे तो कोई तो नुक्स निकालेंगे आम जनता आपके खिलाफ। तो मेरे ख्याल में इन दी ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखा है तो उनकी जो कैपेसिटी टू वर्क है वो मेरे ख्याल में लोगों में एक बड़ा सॉलिड इम्प्रेशन बन के बैठा है। और जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग की है, कोई उनके नज़दीक आ नहीं पाया। 70 जगहों पे उन्होंने मीटिंग्स एड्रेस की हैं, पूरे देश को कई बार उन्होंने चक्कर लगाए, और इस तरह का स्टैमिना पिछले 20-30 साल में और किसी लीडर में नज़र नहीं आया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 2 नाम है सबसे पहले। अगर हम बात करें, 4 नाम हमने दिए हैं। पहला नाम नरेंद्र मोदी जी का और दूसरा नाम राहुल गांधी जी का। जब हम विपक्ष के नेता के तौर पर देखते हैं कि विपक्ष के तौर से कौन सबसे आगे है प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर, तो बाय वर्च्यू राहुल गांधी जी का नाम आता है, नेचुरली राहुल गांधी जी का नाम आता है। जब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को आप कंपेयर करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के लिए कौन सी पॉजिटिव बातें देखते हैं और राहुल जी के लिए कौन सी पॉजिटिव बातें? देखिए, मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जी में बहुत सी पॉजिटिव बातें हैं। और सबसे पहली बात तो है कि बड़ी पॉजिटिवली देश के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ उन्होंने किए हैं काम जो ज़मीनी तौर पे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तक हेल्प ज़रूर पहुंचा है, और इसका एक्नॉलेजमेंट काफ़ी हुआ है। तीसरी बात ये है कि कुछ जगहों पे बड़ा चढ़ा के ज़रूर बताया है कि उन्होंने हमने इतने काम किए हैं, पर जहाँ तक वो उनकी जो नेगेटिविटी आती है वो 2 जगहों पे आती है। एक तो वो नौकरियां नहीं क्रिएट कर पाए, सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि नौकरियां नहीं हुआ। दूसरी बात ये है जो इन इलेक्शंस में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया, फार्म डिस्ट्रेस, किसानों की जो दिक्कतें रही हैं पिछले 2-2.5 साल से, इसका एक बैकलैश देखने को नहीं मिला है इन इलेक्शंस में। अगर है कहीं अंडर करंट तो होगा अपने आप में, पर वो इतना उभर के नहीं आया। का मुद्दा हमारे देश में आपको लगता है कि एक तरह से पिछले 5 साल में गायब हो गया? क्योंकि अगर आप 2009 तक के चुनावी रणनीति को देखें तो फार्म लोन वेवर सबसे बड़ा कमबैक टिकट था यूपीए का 2009 के चुनाव में। आज अचानक किसानों का मुद्दा गायब हो गया, और वो तब जबकि देश में किसानों की आत्महत्या 2009 के मुकाबले 2014 से 2019 के बीच में तकरीबन 18 से 22% बढ़ी है। मैं सहमत हूँ आपसे अजय जी। फार्म डिस्ट्रेस के वजह से आत्महत्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे बड़ा सफरर इसमें महाराष्ट्र रहा है जी।
महाराष्ट्र के बाद दक्षिण भी अगर आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ, और एक दो जगह पे फार्म डिस्ट्रेस से बहुत से किसानों ने आत्महत्या की है जी। बट पता नहीं ये फोकस क्यों उनसे हट गई थी शुरू से। ये क्या राष्ट्रवाद ने किसानों को दबा दिया? सारे किसान राष्ट्रवादी हो गए और आत्महत्या कहीं दबके रह गई। किसानों की समस्या खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, सिर्फ राष्ट्रवाद चला। आई थिंक इसको हमने कुछ ज्यादा ही महत्व दे दिया राष्ट्रवाद को जी। पर अपने आप में ये महत्व रखता है। पर इससे कहें कि इससे सबके जितने प्रॉब्लम्स थी इस देश के गरीब के, वो सब रिजॉल्व हो गए, वो तो नहीं हुआ। वो तो अभी भी वहां पर मौजूद है जैसे पहले था। अब देखते हैं कि अगले 5 साल में इनका प्लान क्या रहता है। किस बुरा मत मानिएगा, मैं एक सवाल पूछूं आपसे दीपक, में एक छोटा सा सवाल सर। समस्याएं जैसी थी वैसे ही हैं या शायद उससे ज्यादा बड़ी हो गई? इसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी अगर लोगों को ये कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं कि हमने डिलीवर किया है, तो मानना पड़ेगा ही इज द पाइपर, ही इज द मास्टर मैवरिक। इसके अलावा कोई शब्द है नहीं। उन्हें शब्द दरअसल हिंदी में कोई शब्द मिल नहीं पाता है कि वो चमत्कारी तो हैं लेकिन जादूगर से भी ज्यादा चमत्कारी हैं। आई थिंक वो पर्सनालिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भी वोट अगर किसी को मिलता था एन ब्लॉक, तो वो उनके नाम से ही मिल जाता था। कई लोगों ने उनसे पूछा, आप फूलपुर इतने दशकों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर वहाँ तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पूरा देश एक साथ डेवलप होना चाहिए, मैं सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूट वो अगर बढ़ा दूंगा तो वो एक इम्बैलेंस ही नजर आएगी। तो उन्होंने फूलपुर में जितने दिन रहे सिर्फ एक ही चीज़ किया, वहाँ पर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री आई, उसके अलावा वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ पे आज रेलवे स्टेशन के अलावा भी कुछ नहीं है। मैं बिहार में क्या था, इतनी बदहाल स्थिति है फूलपुर की, मत पूछिए। मुझे लग ही नहीं रहा था कि देश के पहले प्रधानमंत्री का कंस्टिट्यूएंसी इतना बुरा हाल हो सकता है उसका। और ये फ्लोर आप तमाम लोगों के लिए ओपन है। अगर आप टी आर रामचंद्रन साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन रामचंद्रन साहब, आपने जब मुद्दों की बात करी है तो राष्ट्रवाद को 60% का वेटेज दिया है। क्या आपको लगता है यही एक मुद्दा है? अर्थव्यवस्था को आपने शून्य माना है, कृषि को आपने शून्य माना है, जाति समीकरण को शून्य माना है, जो मैं आपका चार्ट देख रहा हूं उसके मुताबिक। आप मुझे बताइए क्यों आपको यह लगता है कि सिर्फ यही मुद्दा है और यही चला है, बाकी चीज बिल्कुल नगण्य हो गई, नेग्लिजेबल हो गई? देखिए, आई थिंक ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए। ये सवाल उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अहमियत राष्ट्रवाद को देना चाहिए जी। अब क्या आम जनता ये मान के चल रही है कि राष्ट्रवाद एक मेजर मुद्दा है? मेरे हिसाब से कुछ है, नहीं तो इतनी भारी वोटिंग उनके फेवर में नहीं जाती।